अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9 मई के हवाले से। आज 9 मई को पैगाम अमन की मुनासबत से बहुत सी तकरीबात जो है वो मुनक्किद की गई, और ख़ुसूसन अगर हम बात कर लें पाक फ़ौज की, तो आज आर्मी चीफ़ ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ़ की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ़ का इस्तकबाल भी किया। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रखना चाहूँगी जो कि आर्मी चीफ़ ने कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिसन ऑफिसर से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने ये कहा कि दुश्मन कुव्वतें और इनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा, जिस पे बिलाशुबा हमें कोई एतराज़ नहीं है, और बल्कि हमने ये देखा कि पूरी कौम ने आज जो है साथ दिया और यकजहती के तौर पे सामने आए, मुख्तलिफ़ जगह पर रैलियाँ निकाली गई। और उन्होंने ये कहा कि इश्तियाल अंगेज़ों का जवाब ना देने को कमज़ोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज हमारी फ़ौज के सिपह सलार ने कहे। मैं चाहती थी कि आपसे ये शेयर भी करूं और हम ये दिन याद रखें कि दोबारा इस किस्म का कोई भी सानिया पाकिस्तान में दोबारा ना हो सके। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमने सोचा कि हम कुछ डिस्कस करें भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनसे मुताल्लिक। दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात ये इतने अहम क्यों हैं और इतने हफ्तों पे मुहित क्यों हैं, इस पे भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 2024 के आम इंतखाबात, जिनका इनेकाद 19 अप्रैल से 1 जून तक होगा, दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्शन साबित होगा। अच्छा, मौजूदा वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी साहब है, मुसलसल तीसरी बार जो है ये वज़ारत उज़्मा के जो अहदा पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ताहम अपोजिशन जमातों का कहना है कि अगर वो इक़्तिदार में रहे तो शहरियों की बहुत सी आज़ादियाँ सल्ब होने का ख़दशा है। तो ये आज़ादी जो है, जितनी भी आज़ादी आपको बीइंग अ मुस्लिम मिलती है या माइनॉरिटी मिलती है वहाँ भारत में, वो इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और अगर 2019 के इंतखाबात की बात की जाए तो पीजेपी ने 303 नशिस्तें जीती थी, जबकि पीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मजमूई तौर पर 352 सीट्स हासिल की थी। 2024 के इलेक्शन में पीजेपी को सबसे बड़ा चैलेंज सियासी जमातों के इत्तेहाद से है, जिसकी क़यादत इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में आगा मसूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं आगा साहब आपको इसके में। आगा साहब, मैं चाह रही थी कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बात करें, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात कहा जा रहा है भारत के, क्यों? देखिए मुनीबा, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस शो। मैं आपकी खिदमत से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब 32 करोड़ है, और यह है कि वहाँ पर जो इंतखाबात होते हैं वो बिल्कुल यानी हर लिहाज से खुले हुए होते हैं। मतलब ये कि उसमें लोग भी, मतलब सारी दुनिया के लोग जो जाते हैं, मॉनिटर करते हैं। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, नरेंद्र मोदी के दौर में या उनके उनके जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त मौजूद, वो एक्चुअली वो डेमोक्रेसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें अक़लियतों का कोई तस्वर नहीं है, अक़लियतों को किसी किस्म के हुकूक़ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा महरूम तबका भारत में इस वक्त मौजूद है वो मुसलमानों का है। उनके साथ जितनी ज़्यादतियाँ होती हैं, जिस तरीके से उनको, अब मैं आपको बताऊँ कि देखिए कि आज से कोई 3 साल पहले ट्रंप आए हुए थे हिंदुस्तान में, तो शाहीन बाग पे मुसलमानों पे हमला किया गया हिंदू आरएसएस के लोगों ने, फिर मुसलमानों की अमलाक जलाई गई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमानों के सिलसिले में जो हयात है भारत के अंदर, वो नरेंद्र मोदी की वजह से बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि दुखी में है, बहुत दुख है उसके अंदर। फिर नरेंद्र मोदी अगर जीत गए तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये तीसरे वज़ीर आज़म होंगे जिनको तीसरी बार जो है वज़ीरत उज़्मा का उसका ओहदा ओहदा मिलेगा। मिलेगा आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। तो लेकिन ये कोशिश तो करें ना। मैं ये समझता हूँ कि जो इनके खिलाफ अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो मेरा ख्याल है कि वो कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। दूसरी बात ये कि उनका जो मंशूर है, वो उस मंशूर में भी कोई इतनी तवानाई नहीं है। इनके मंशूर में तवानाई क्या है, जैसे हमने पिछले कॉलम में लिखा था कि ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मज़हब जो होता है ना, उसका कार्ड जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। आप जब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो लोग जो हैं उनकी सोच में फिर दुनिया हट जाती है, फिर मज़हब, सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं जी लोग। हाँ, सेंटिमेंटल। तो ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने बाबरी मस्जिद तबाह की। फिर अभी मैं आपको बताऊँ, देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनको उनको सुल्तान हिंद कहते हैं। वो इतने बड़े सूफ़ी थे, इतने बड़े सूफ़ी थे कि उनकी अगर मैं तारीफ़ करूँ तो ये पूरा प्रोग्राम उनके नज़र हो जाएगा। तो उनके यानी अजमेर शरीफ में न सिर्फ ये कि एक बहुत अच्छी मस्जिद थी, उसको उन्होंने तबाह किया,
उसके जो इमाम थे उनको कत्ल किया। फिर इसी तरीके से बनारस में, जिसको वाराणसी कहते हैं, वहाँ पे जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी उसको तबाह किया, उसके इमाम को कत्ल किया। तो मैं ये आपको तो मोटी मोटी मिसालें बता रहा हूँ। फिर बाबरी मस्जिद के बारे में तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं किस तरीके से उस मस्जिद को तबाह किया गया, किस तरह राम मंदिर बना। ये जो राम मंदिर बना है, इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू। मतलब ही वांटेड टू गिव ए सम आइडिया टू द पॉपुलेस ऑफ इंडिया कि देखिए हम जो है ना हिंदुस्तान के जरिए, हिंदू मज़हब को के जरिए जो है ना हम हिंदुस्तान को जो है ना उन लोगों से पाक करना चाहते हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान में 3 दिन पहले इसने तकरीर की थी, इसने नरेंद्र मोदी ने, और उसने कहा था कि मुसलमान जो हैं ये इंडिया में इन्फिल्ट्रेटर हैं, ये घुसपैठिए हैं और इनको रहने का कोई हक नहीं है। यही वजह है कि इनके बहुत से ऐसे मतलब तरीक़ेकार, हिकमत अमली, जैसे घर वापसी, दोबारा इनको हिंदू बना लो, ये कर लो। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो मजहब कार्ड इस्तेमाल इसने किया है और हिंदुस्तान का जो इसने नारा लगाया है उसकी वजह से, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में तालीम जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि अगर 60% भी तालीम है तो जो मेजॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर वो अब भी जाहिल हैं, वो अब भी मतलब ये कि देहातों में रहते हैं और उनका कोई इतना बड़ा विजन नहीं है, इतना बड़ा आउटलुक नहीं है। वो समझते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी है इसने बाबरी मस्जिद को तबाह करके और यहाँ पर राम मंदिर बना के ये खुद बड़ा अवतार बन गया। आप यकीन माने, अब मैं एक क्लिप देख रहा था, ये नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक जगह गए, वहाँ पर गैस के बारे में, ये जैसे ही दाखिल हुए उस छोटे से मकान में, तो वहाँ जो लेडीज़ थी और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे कहने अरे भगवान आ गए। तो ये कहने लगे नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो चाय वाला हूँ। मतलब व्हाट ही सेड, मैं वो क्लिप की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना, मुसलमानों के खिलाफ बात करना, क्रिश्चियंस के बात करना, दलित के खिलाफ बात करना, सिखों के खिलाफ बात करना, ये सिर्फ तीसरी बार इक़्तिदार में आना चाहता है। और मैं आपसे बता दूं मुनीबा कि ये अगर बन गया मतलब तो ये पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगा। हमारे बहुत से लोग जहाँ पाकिस्तानी जो है ना, बहुत से ताजिर, वो कहते हैं इनके साथ तिजारत शुरू करने चाहिए। कहते कैसे करें? हाँ, आप मुझे बताइए। अच्छा, वो कौन जब लोग वो हैं? इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं और वो रेडिकलाइज कर रहे हैं अपने ही लोगों को, जी बिल्कुल। तो फिर किस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात जो है वो बड़े अच्छे होंगे नियर फ्यूचर में? भाई मुस्लिम लीग नून का तो बाकायदा मंशूर में लिखा है कि वुड लाइक टू हैव ए गुड रिलेशन विद इंडिया, बट एट व्हाट कॉस्ट। मतलब ये कि कुछ लोगों की तजारत तो चल रही है ना लंदन से बैठ के। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए आप नरेंद्र मोदी को अगर ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एक नरम गोशा रखेगा, मोहब्बत करेगा या पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करेगा, मैं समझता हूँ कि हमें इस सिलसिले में बड़ा बाखबर रहना चाहिए। आप यकीन कीजिए जिस दिन इसका रिजल्ट निकलेगा 1 जून को या 2 जून को, देख लीजिएगा आपके जिस दिन इसने हलफ लिया तो सबसे पहले इसका जो निशाना होगा वो मकबूजा कश्मीर होगा और वहाँ पर फिर वही हरकत करेगा जो इसने 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, इस तरीके से यूनियन टेरिटरी में उसने ले लिया। तो ये हमें, मेरा ख्याल है हमारे जो लोग हैं, जैसे हमारी जो अफवाज हैं, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए। ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये कोई मामूली इलेक्शंस नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा, इसलिए जब हम कह रहे हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़ा इलेक्शन, इसलिए क्योंकि आबादी के लिहाज से भी देख लें और इसके जियोपॉलिटिकल लोकेशन, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के लिहाज से आप देखें भारत का। मैं कुछ बात करना चाहूँगी इस अपोजिशन जमात की, और अपोजिशन में तकरीबन 2 दर्जन जमातों ने कांग्रेस से हाथ मिला के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस जो है वो बनाए, जो कि इंडिया बनता है, जिसका मुखफ़्फ़ जो है। तो अब इस अलायंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम कांग्रेस के सदर की बात कर लेते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो जिनका नाम है, और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसका इलेक्शन में लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो कि राजीव गांधी के जो बेटा और बेटी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इनकी वालदा जो सोनिया गांधी है वो एक बहुत ताकतवर पोजीशन रखती थी 2019 में, लेकिन वो 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट शायद उस तरह से नहीं कर पाएंगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोई स्टैंडिंग होगी एज ए अपोजिशन के तौर पर भी, या क्या इंतखाबात के रिजल्ट चेंज हो सकते हैं इनकी वजह से? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि पहले तो हम बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। देखिए सोनिया गांधी के बारे में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया है लोगों ने, मतलब बीजेपी ने और दीगर सियासी जमातों ने जो इंतहा पसंद थी, उन्होंने कहा कि ये फॉरेनर है, मतलब कि शी बिलोंग्स टू ए फॉरेन कंट्री, इटली से इनका ताल्लुक है। तो यूँ कहा कि शी हैज़ नो राइट एक्चुअली टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसलिए ये पसपाई इख्तियार करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया गांधी जो है ना, मैं क्योंकि उनको ज़ाती तौर पर मैंने इंडिया में उनको देखा भी है और थोड़ी बहुत मुलाकात भी रही है, मैं समझता हूँ शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी। और वो और उनकी जो बेटी प्रियंका है और राहुल गांधी जो है ना, ये टफ टाइम देंगे। ये इतना आसान नहीं है इसके लिए इलेक्शन जीतना, ये बहुत टफ टाइम देंगे। और सोनिया गांधी जो है काम कर रही हैं,
यानी इसके बैक पे जो वो काम कर रही हैं बाकायदा हिंदुस्तान में लोगों को वो भी चाहती हैं कि अगर हिंदुस्तान को मुतहद रखना है तो हमें सेकुलरिज्म को अपनाना होगा। जो जो फाउंडिंग फादर्स थे जैसे गांधी जी, नेहरू और इसके बाद जितने भी लोग आए सब ने मतलब सेकुलरिज्म को जो है ना इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सेकुलरिज्म जो है ना वो हिंदुस्तान को मुत्तहद कर सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ कौमियतें जो आबाद हैं हिंदुस्तान के अंदर वो सिर्फ सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुत्तहद हो सकती हैं। इसने क्या किया कि सेकुलरिज्म को तोड़ा और मुसलमानों को ये करार दिया कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये घुसपैठिए हैं और इनको या तो हिंदू बना लो और या फिर ये है कि पूरे हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बना लो। देखिए देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमारे लोग जो है ना वो आपस में लड़ के हालात को देख नहीं रहे। ये हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाएगा और अखंड भारत के लिए जो बात कर रहा है ना कि मैं अखंड भारत बनाऊंगा, देखिए अखंड भारत कोई माफ़ कीजिए श्रीलंका नहीं है, मालदीव नहीं है, अखंड भारत बना उसका सिर्फ पाकिस्तान है। उसका जो पूरा निशान है, इसकी जो पूरी क़ुव्वत है, जो सियासी क़ुव्वत है या इसके पास जो भी इसके पास बीजेपी के इंतहा पसंद लोग हैं वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मतलब ये कि तोड़ना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोगों को, हमारे जो लोग हैं वो आपस में जो गुत्थम गुत्ता है इनको ख़त्म करें और इसके सोचें कि जो इंतखाबात में अब हम मेरा ख्याल है कुछ दिन बाकी रह गए, इसके रिजल्ट में 1 जून को आएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अगर जीत गया और नेहरू के बाद ये दूसरा आदमी होगा जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इसका जो अखंड भारत का जो तस्वर है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये कहना कि वो साहब श्रीलंका को ले लेगा, वो उसको ले लेगा, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ लोगों को बहकाने वाली बात है। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमें इसके जहन को हमें सोचना चाहिए और आपको मालूम है कि मैंने तो इस पर किताब भी लिखी है इस शख्स के बारे में कि ये मतलब मुख्तलिफ जो मैंने मज़ामीन लिखे, तो ये तो ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन, ही डजंट वांट मुस्लिम टू एग्जिस्ट इन इंडिया। अच्छा, हम दोनों के मंशूर की बात कर लेते हैं, एक कांग्रेस के भी और पीजीपी के भी। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है उसको आप इस वक्त 2024 में उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है मैं आपको बताऊं, वो चाहता है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू मुल्क बना दे, पहला बात। दूसरी बात ये कि वो चाहता है कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है ना हिंदुस्तान में ज़्यादा है, मतलब ये कि ही हैज़ बीन ट्राइंग। और आपको सुन के इस सिलसिले में बड़ी हैरत होगी कि जो अहमदाबाद में यानी गुजरात में जब ये वज़ीर आला था तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आया था वो इसराइल से आया था। यही वजह है कि आज इसराइल के सिलसिले में इनका नरम गोशा है और इनके लोग भी जाते हैं वहाँ पर लड़ने के लिए फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ इनका जो मंशूर है वो एक इंतहा पसंदी पर मबनी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, दलित को, सिखों को जो है इनको वो हुकूक नहीं मिलने चाहिए और अगर उनको हुकूक मिले तो वो इनके ज़ेर नगी हो, मतलब ये कि इनकी बात माने, इनके साथ मतलब इनके हर चीज़ पे मुआफ़त कर लें। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इनका जो मंशूर है वो एंटी सेकुलरिज्म है, इनका मंशूर जो है एंटी डेमोक्रेटिक है, इनका मंशूर जो है ना वो मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को लेके आगे ले जाने का मंशूर नहीं है, बल्कि ये एक हिंदू मुल्क सप्रेस करके एक हिंदू मुल्क बनाना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि यही हिंदुस्तान के तोड़ने का सबब बनेगा, हिंदुस्तान के टूटने का सबब भी यही बनेगा। और कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, उनका जो मंशूर है वो कितने सेक्युलर है, वो क्या सोच रखते हैं? देखिए मैं कांग्रेस के बारे में मैंने, देखिए कांग्रेस का मैंने जब आपने फरमाया था ना कि हमें ये प्रोग्राम करना है तो मैंने कांग्रेस का पढ़ा ज़्यादातर मैं, क्योंकि इसका तो मैं जानता था कि इसकी सोच क्या है, इसकी फ़िक्र क्या है। देखिए कांग्रेस जो है दोबारा मतलब एक हिंदुस्तान को सेकुलरिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं और उनको इस बात का बड़ा अफसोस है कि मुसलमानों का तो बड़ा एक बहुत पॉजिटिव रवैया रहा है। 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की और इस हुकूमत के दौरान ये है कि उन्होंने कभी ये नहीं किया कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान हिंदू बना ले या कत्लेआम किया, बिल्कुल नहीं, कभी बिल्कुल। अगर कत्लेआम होता तो आप मुझे बताइए, चलिए हम 300 साल की मुगल की हिस्ट्री ले लें तो कोई हिंदू नहीं बचता, लेकिन यह है कि इनको बाकायदा इनको आज़ादी थी। बल्कि शाहजहाँ की जो वालदा थी वो भी हिंदू थी और अकबर बादशाह की जो बीवी थी जोधाबाई वो भी हिंदू थी। कई मुसलमानों की जो वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी वो हिंदू थी। देखिए मुसलमान बुनियादी तौर पर लिबरल है। मैरिज फॉर कन्वीनियंस वो उस टाइम में की जाती थी कि अगर उनकी वाइफ जो है वो हिंदू है तो वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती थी कि किसी राजा के साथ रियासत के आपने अच्छे ताल्लुकात बनाने, तो यूजुअली इस तरह की चीज़ें होती थी। देखिए पार्टली आप बिल्कुल सही फरमान रही हैं, लेकिन इसका मकसद बुनियादी ये होता था कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर यूनिटी हो और दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ बगावत नहीं होनी चाहिए। और ये कि जो हिंदू औरतें थी ना वो बुनियादी तौर पर यह है कि उनका बड़ा एक रोल था
और वाकई कहीं बगावत वगैरह होती थी तो ये जो हिंदू इनकी जो वाइफ हुआ करती थी या बादशाहों की जो वालदा होती थी, ये पार्ट प्ले करती थी इस बगावत को रुकवाने के लिए। तो मतलब ये कि जितनी भी मतलब हिंदू खवातीन मुसलमानों के महलों में आई हैं, वो उनका जो रवैया था वो मतलब वो चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसी गड़बड़ ना हो कि मतलब कत्ल गारत गरी हो। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी हो या प्रियंका हो या सोनिया गांधी हो, दे वांट टू टेक बैक इंडिया टू सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म में ही हिंदुस्तान का जो है ना उसका मुस्तकबिल है। लेकिन अगर वो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर इनको वोट नहीं मिले और हिंदुस्तान और ये इनको शिकस्त हुई, लेकिन इतनी बड़ी शिकस्त नहीं होगी, मैं समझता हूँ इनको अच्छे खासे वोट मिलेंगे, लेकिन अगर इनको शिकस्त हुई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक आई ओपनिंग होगा, पाकिस्तान के लिए चश्मकुशा होगा कि ये पाकिस्तान के लिए बेपनाह मसाइल क्रिएट करेगा। और ये जो हमारे कुछ नादान सियासतदान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जिनके पहले इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ, मैं समझता हूँ उनको अपने पॉलिसी में रिव्यू करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने आपस के इत्तेहाद को मजबूत नहीं किया और आगे नहीं बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि वंस द रिजल्ट इज आउट फॉर इन द फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी, मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो जाएगा अच्छा, अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो है वो मुख्तलिफ जो है फलाही मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जब इंडिया के 80 करोड़ शहरियों को मुफ्त अनाज जो है वो उसकी फराहमी यकीनी बनाई। उसने कहा कि कम आमदन के जो तबके उनसे ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को 1250 रुपये का जो है वो वजीफ़ा जो है उसमें शामिल है। हालांकि वो अगर उनके करेंसी के हिसाब से ये देखा जाए या लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से तो भी बहुत कम है। और दूसरी जानिब जो है वो कांग्रेस का कहना ये कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में जो है वो बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, खुसूसन नौजवान तबका जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है। अगर वो आते हैं हुकूमत के अंदर, कांग्रेस आती है हुकूमत के अंदर, तो वो यकीनन इस ख़वातीन के जो फलाही और वजीफ़ों का जो सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर बनाएगी, उसमें इजाफा करेगी। 30 लाख की सरकारी नौकरियों का और इलाज मालजे का भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो और रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा होंगे। आपको लगता है कांग्रेस पिछले अगर हम टेन्योर की बात कर लें 10 साल से वो अपोजिशन में है, अगर वो आ जाती है हुकूमत में कितने % एक तो चांसेस हैं, और क्या ये जो चीज़ें जो वादे कर रहे हैं वो, लेकिन वादे कुछ इसी तरह के जो हमारे यहाँ भी एक साहब ने नौकरियों के वादे किए थे, तो क्या ये बाय कर पाएंगे जो इंडिया की या भारत की आवाम है कांग्रेस के इन वादों को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए अब हम इस स्टूडियो में बैठ के जो बात कर रहे हैं, मैं जो हिंदुस्तान के टीवी देखता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि एकदम ये फैसला करना है कि नरेंद्र मोदी जीत जाएगा, मेरा ख्याल है ये भी एक किस्म का मेरा ख्याल है मुनासिब तरीक़े का नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वोटिंग का भी आपने बताया ना कि किस तरीके से कांग्रेस को वोट मिले, मैं समझता हूँ कि में इजाफा हो रहा है। केरला से लेकर जो ना आप राजकुमारी तक हर जगह आप देखें कि राहुल गांधी के लिए, प्रियंका के लिए, सोनिया गांधी के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है। तो और फिर दूसरी बात ये कि देखिए बात असल ये है कि जो हिंदुस्तान का दानिश्वर है ना, वो इस चीज़ को बहुत मजम्मत करता है कि आप मुसलमानों को, सिखों को, दलित को है ना आप उनकी मजम्मत करें या उनके लिए जीने का हक छीन लें। हालांकि हिंदुस्तान का आइन जो है ना बुनियादी तौर पर सेकुलर आइन है, यानी उसको ये तब्दील कर रहा है, तब्दील करने के बाद ये उनके हुकूक छीन रहा है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये इतनी आसानी से इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। और ये है कि जो राहुल गांधी हैं और उनके जो वालदा हैं, ये जो हैं ये बड़े एक्टिव हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जो अलायंस बना है ना 22-23 जमातों का, वो अपनी जगह बड़ा पावरफुल अलायंस है, और वो अलायंस जो है ना वो इनको बड़ा टफ टाइम दे रहा है। ये खुद भी घबराया हुआ है जब ये कहता ना कि ये जो मुसलमान हैं ये इन्फ्लिटेटर्स हैं, मतलब ही वांट्स टू गिव ए मैसेज टू द पीपल कि ये जो लोग हैं मुसलमान जो है ना, ये इन्होंने आके हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को ख़राब किया। हालांकि आपको मालूम है, आपने खुद पढ़ा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या कुछ नहीं दिया कि ये ज़िंदगी भर भी मतलब ये कि राम मंदिर बनाए हैं, और मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन उसको ये फेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप देखें मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं, फिर ये कि वो सड़कें जो मुसलमानों के नाम से मंसूब हैं उनको हटा रहे हैं, यानी वो रीनेम किया उनको, बहुत सारी स्टेशंस को, इलाहाबाद को भी बदल दिया, फला को बदल दिया। मैं समझता हूँ ये कि चाय वाला जो है मतलब ये कि, और फिर दूसरी बात ये कि ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन। इसने कनाडा में मरवाया हरदीप सिंह को, फिर इसने अमेरिका में कोशिश की,
और अब ये है कि किसी 2 मुसलमानों को भी इसने कत्ल करवाया हाल ही में। तो ये एक किस्म की टेररिज्म जो जिस तरीके से इसराइल करता है ना, कि वो जिस तरीके से इसने इसराइल के साइंसदानों को कत्ल करवाया ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, इसी तरीके से नक्शे कदम पर ये चल रहा है कि जो भी इनके खिलाफ बात कर रहा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या अमेरिका में या कनाडा में, उसको किसी तरीके से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा टेरिटरी जो इस तरीके से ये काम कर रहा है मर्डर के लिए में, ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं समझ रहा हूँ कि राहुल गांधी ने इस मसले को उठाया है अच्छी तरीके से और बताया है कि देखिए हिंदुस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, हिंदुस्तान में जो है ना, खुद थ्रेडो ने मतलब जो वज़ीर आज़म है, सिखों की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। सिख बरादरी की बात की जाए तो इंडिया में उनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट का काम भी किया है। और उन्होंने जब मेरे ख्याल से पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, इंडिपेंडेंस का था, तो सिखों की बहुत बड़ी तादाद पंजाब में वो वहीं रही। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि वो पाकिस्तान आ जाएं या कहीं और जाके बसें, वो अपने ही इलाकों में रहे। सही फरमाया। तो ये एक बड़ा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।